जी बाकी लोगों ने किया ये क्वेश्चन जो मैंने प्रैक्टिस के लिए दिया था? जी बाकी लोगों ने ये क्वेश्चन किए जो मैंने प्रैक्टिस के लिए किए थे? फिलहाल आपका फर्स्ट वाला गलत है, सेकंड वाला सही है। सेकंड वाला हर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, फर्स्ट वाला सही है। तो मैं बता देता हूँ आप लोगों को, देखिए सिंपल सी लॉजिक है, इसमें कोई इतना आउट ऑफ द बॉक्स होके सोचने की जरूरत नहीं है। देखिए अगर मैं पहले वाले क्वेश्चन की बात करूं तो आपने बोला सर कम से कम 2 ए होने चाहिए, ठीक है? ये 2 ए हो गए, उसके बाद जो है वो जितने ए और बी आना चाह रहे हैं वो आ जाए। तो ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन देख लीजिए कि कम से कम 2 ए होने चाहिए, उसके बाद जितने ए और बी आ रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें आने दें। क्लियर हो गई बात? शुरू में बी क्लोजर इसलिए लिखा है कि शुरू में बी भी आ सकता है, बीच में भी आ सकता है। ए जो है वो 2 मेक श्योर कर लिया हमने, ये बात समझ में आ गई? दूसरा देख लें, दूसरा ये है कि जो बिलाल ने किया था, ठीक है? ये देखिए ये दूसरा ये कह रहा है कि भाई 2 तो फिक्स है, ये एक है, ये है, एक है, ये है। नहीं फिर बी यहां से आ जाएंगे ना आखिर में, कोई सा भी क्वेश्चन विदाउट स्टेरिक नहीं हो सकता, ये लाजमी आएगा। अच्छा ये जो है इसमें फिर आप एप्सिलॉन लगा लें, इसमें आप एप्सिलॉन लगा लें, क्यों? क्योंकि आप ये कह रहे हैं ए आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। अब लेस देन इक्वल टू 2 में ये है कि अगर आपको ए पिक करना है तो कर ले, नहीं पिक करना तो आप एप्सिलॉन पिक कर लीजिए। अगर आपको ए पिक करना है तो कर लीजिए, अदरवाइज आप ए पे भी चॉइस रख दें कि ए और एप्सिलॉन। ए पे क्लोजर नहीं लगा सकते क्योंकि क्लोजर से ना ए ज्यादा हो जाएंगे। ए प्लस एप्सिलॉन का मतलब या तो ए या तो कुछ नहीं, लेकिन अगर ए पे क्लोजर लगा दिया तो मतलब ए जो है वो बहुत सारी दफा भी आ सकते हैं। कौन से वाले में? फर्स्ट वाले में बीच में ए क्या आएगा? ये भी तो है बेटा। जब 2 ए आ जाएं तो उसके बाद कुछ भी आ सकता है ना। तो बेटा एक ए ये भी तो है, ये ए नहीं दिख रहा आपको? क्या ये ए नहीं दिख रहा आपको? जल्दी पूछिए बेटा, और भी क्वेश्चन करने। आप मुझे बता दीजिए कि आप कौन सा स्ट्रिंग बनाना चाह रहे हैं जो कि इससे नहीं बनेगा, जिसमें 2 ए कम से कम हो। आप मुझे बता दें कि आप कौन सा स्ट्रिंग बनाना चाह रहे हैं, सपोज ना करवाएं, आप वो स्ट्रिंग लिख के बता दीजिए, मैं आपको जवाब दे दूंगा। मतलब इसमें क्या मसला है, क्या मसला है? जी आवाज आ रही है? अरे मैं समझ गया हूँ, मैं इनको समझा रहा हूँ। मेरी लाइट चली गई थी तो मैं इसको शिफ्ट कर रहा था इंटरनेट को। मैं ये कह रहा हूँ बेटा कि आप जो स्ट्रिंग लिख के ऊपर आपने बताया है ना, वो आपको लग रहा है कि इससे नहीं बनेगा? सवाल ये है, मैं आपका सवाल समझ चुका हूँ, सिर्फ ये बात बता दीजिए आपको लग रहा है कि नहीं बनेगा, बाकी कितनों को लग रहा है कि ये स्ट्रिंग इससे नहीं बनेगा?
बाकी कितनों को लग रहा है कि इससे ये स्ट्रिंग नहीं बनेगा? शाबाश। किसी और को लग रहा है कि ये स्ट्रिंग इससे नहीं बनेगा? बन रहा है ना? मैं यही तो कह रहा हूं कि ये सोच ही गलत रहे। अब इस क्वेश्चन में कोई ऐसा फ्लॉ नहीं है कि मैं उसको क्लियर करूं। मैं इसलिए इनसे पूछ रहा हूं कि स्ट्रिंग बता दें। बेटा देखो, बी यहां से बना लो, ए यहां से बना लो, इस बी को छोड़ दो और दूसरा ए यहां से बना लो। समझ में आ गई बात? बी डबल ए बन गया। जी बिलाल। उसके बाद बी ए यहां से बना लो। कोई मसला है इसमें? जी शाबाश, जल्दी बताइए। तो डेफिनेटली बेटा, रेगुलर एक्सप्रेशन की लॉजिक ही यही है कि आप कितने रखना चाह रहे हैं। रेगुलर एक्सप्रेशन इज जस्ट अ मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, यू नीड टू कन्वर्ट इट इनटू डीएफए। आप रेगुलर एक्सप्रेशन बनाते इसीलिए हैं कि आपको आखिर में डीएफए चाहिए। मैं आपसे शुरू से पहली क्लास से कह रहा हूं कि अगर आप कोई चीज मिस करेंगे तो आप पॉइंट मिस कर जाएंगे। आपको आखिर में डीएफए चाहिए। ये एनएफए बनाए या रेगुलर एक्सप्रेशन बनाए, आपको आखिर में डीएफए चाहिए। रेगुलर एक्सप्रेशन भी इसलिए बनाई जाती है कि उसकी मदद से मैं डीएफए बना सकूं। नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूं, वो जरा 1 मिनट में आप लोग सॉल्व कीजिए। अगेन वही क्वेश्चन है, उसी लॉजिक का। जो आपका सॉल्यूशन है वो काइंडली आप लिख लीजिए अपने पास और मुझे बताइएगा 1 मिनट बाद। आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन क्या है, ठीक है। नंबर ऑफ ए शुड बी इवन। शाबाश, इसको सॉल्व कीजिए। 1 मिनट तक आप इसको सॉल्व करके जो भी सॉल्यूशन आता है वो बनाइए। जी भाई, किया किसी ने? नंबर ऑफ ए शुड बी इवन। अब वही लॉजिक लगाइए जो आपने लेंथ की इवन के लिए लगाई थी, लेकिन थोड़ा सा ए पे फोकस कीजिएगा। तो अगेन ये सारे क्वेश्चन मैंने पहले भी दिए थे, मेरी बात कही, कनेक्टेड है आपस में। तो अब अगर आप ये कहते हैं कि सर नंबर ऑफ ए शुड बी इवन, तो क्या होना चाहिए? सर पहले एक काम कर लेते हैं, लेंथ 2 के लिए काम कर लेते हैं। तो ये आपने लेंथ 2 के लिए बनाया, ऐसा ही है। ये लेंथ 2 है। क्या चेंजेस होने चाहिए इसमें? अब आप बोलेंगे सर सिंपल इस पर आप क्लोजर लगा दीजिए, ऐसा ही है। ये सही हो गया या इसमें कुछ कमी है? यही बिल्कुल फाइनल आंसर है। इसमें एक कुछ मिस्टेक है, मिस्टेक नहीं है, कुछ कमी है। ये क्वेश्चन की एक रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है, एक रिक्वायरमेंट इसमें अभी भी मिसिंग है। क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है? बेटा सही से बताइए, कोई प्रॉपर आंसर कीजिए। बड़ा सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूँ मैं आपसे। आप मुझे बताइए कि इससे क्या मैं कोई ऐसा स्ट्रिंग बना सकता हूँ कि जिसके अंदर 0 टाइम्स ऑफ ए हो? क्या इससे मैं कोई ऐसा स्ट्रिंग बना सकता हूँ कि जिससे 0 टाइम्स ऑफ ए हो? लाइक मैं एम टॉकिंग अबाउट दिस। लेकिन ये तो मैं बना सकता हूँ, ओनली एप्सिलॉन। ये तो मैं बना सकता हूँ ना बेटा? लेकिन क्या मैं ये बना सकता हूँ? इसमें भी तो नंबर ऑफ ए जो है वो 0 है। सही कह रहा हूँ गलत? सिर्फ बी के अंदर नंबर ऑफ ए कितने हैं? ये नहीं बन सकता ना? तो इसका मतलब है क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं हुआ। इसीलिए मैं आपसे क्या कहता हूँ कि पहले आप लैंग्वेज के स्ट्रिंग लिखा करें, उसके बाद आप उसके सॉल्यूशन की तरफ जाया करें। अब मुझे बताइए मुझे क्या करना पड़ेगा?
करना पड़ेगा? कोई चेंजेस बता दें, कोई एक्स्ट्रा चीज लगा दें? नहीं, मैं ये लैंग्वेज मिटा रहा हूँ। मैं इसके बाद जस्ट ये लिख दूं ना सिर्फ, तो मेरा काम जो है वो फुलफिल हो जाएगा। अगर मैं सिर्फ ये चीज लिख दूं तो मेरी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर सिर्फ मुझे बी चाहिए, ये भी लिख सकता हूँ और प्लस भी लगा सकता हूँ, दोनों चीजें सही हैं। अगर मुझे सिर्फ बी चाहिए, मतलब सिर्फ बी विदाउट ए, तो मैं यहां से पिक कर लूंगा प्लस, या तो ये या तो ये, तो सिर्फ ये पिक कर लूंगा, सिर्फ बी वाले कॉम्बिनेशन मिल जाएंगे। और अगर वो कॉम्बिनेशन जिसमें ए मौजूद है तो वो यहां से ले लूंगा। इज इट क्लियर? अगर सिर्फ एप्सिलॉन चाहिए तो यहां से ले लो, अगर सिर्फ बी वाले चाहिए तो यहां से ले लो, और अगर बी और ए वाले दोनों यहां से चाहिए तो यहां से ले लो। ठीक है? और सिर्फ ए वाले भी यहीं से आ जाएंगे। तो देखिए, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, इतनी सी छोटी सी चीजों की वजह से क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होती। तो यू नीड टू चेक ऑल द एक्सपेक्ट ऑफ दैट क्वेश्चन। यही वाली बात है कि हम अगर लैंग्वेज की स्ट्रिंग लिखेंगे तो ही समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा। अच्छा, अब इस तरह के भी क्वेश्चन थे हमारे पास कि वो स्टार्ट विद ए और एंड विद ए, इस तरह के जो क्वेश्चन है वो भी हम कर लेते हैं। ठीक है? तो ताकि वो क्वेश्चन भी हम जल्दी से थोड़ा समझ लें और फिर हमें कोई प्रॉब्लम ही ना हो उसमें। स्टार्ट विद ए, जी नहीं, लैंग्वेज खुद ही आइडेंटिफाई करनी होती है। साथ लैंग्वेज आपको गिवन होती है, आप खुद स्ट्रिंग बनाते हैं उसको। अगर लैंग्वेज के डिपेंड करता है क्वेश्चन पे पॉसिबल स्ट्रिंग बता दिए जाए, लैंग्वेज ना बताई जाए, लेकिन ज़्यादातर लैंग्वेज दी जाती है। ठीक है? अच्छा जी, स्टार्ट विद ए, आपने बोला सर स्टार्ट में ए आएगा, उसके बाद कुछ भी आ सकता है। हो गया? खत्म हो गया? सही है आंसर? इसी तरीके से आपने बोला सर एंड विद ए, तो सर स्टार्ट में एनी कॉम्बिनेशन ऑफ ए और बी एंड लास्ट में ए आ गया। सही है ना बेटा? एंड विद ए भी हो गया। इन दोनों क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है? कोई चीज समझ में नहीं आई हो? अच्छा जी, फिर इसी तरीके से एंड विद ए, स्टार्ट विद ए। देखिए, ये ना सिंपल क्वेश्चन है, इनके मैं ना लैंग्वेज नहीं लिख रहा क्योंकि हम ये कर चुके हैं। लेकिन ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इसलिए है कि अब आप जिस तरह से सोच रहे हैं, मैंने सबसे छोटा स्ट्रिंग इसमें क्या होता है? सबसे छोटा स्ट्रिंग क्या होता है इसमें? ए होता है ना। अब देखें, अगर मैं इसको इस पैटर्न पे लिखूं तो अगर कोई स्टूडेंट ये करके हट जाए पीछे, बोले सर ये आंसर है, देखें ऊपर भी तो आप यही कह रहे थे, स्टार्ट विद ए एंड विद ए, सही ना? हमें एक्स्ट्रा ए लगाना पड़ेगा क्योंकि ये जो है सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग, इसके अंदर ए होता है। क्यों ए लगाया? अगर सिर्फ ए है तो इधर से पिक कर लो, और अगर कम से कम दो ए है तो वहां से पिक कर लो। क्लियर हो गई बात? अब अगर आप इसकी लैंग्वेज नहीं लिखेंगे, याद नहीं होगा, तो आप ये प्लस ए वाला पार्ट नहीं लिखेंगे और आप आगे बढ़ जाएंगे। समझ में आ गया ये? तो सवाल? तो स्टार्ट विद ए एंड विद बी भी आप कर लेंगे, ठीक है ना? उसमें सिर्फ ए भी होगा। लेकिन अगर आप ये क्वेश्चन देखें, स्टार्ट एंड एंड विद सेम सिंबल, तो
अब इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होगी? एनीवन? स्टार्ट एंड एंड विथ सेम सिंबल। ए से स्टार्ट हो रहा है तो सर ए पे एंड होगा, बी से स्टार्ट हो रहा है तो बी पे एंड होगा, ऐसा ही है? ऐसा ही है ना बेटा? तो आपने कहा सर ये देखिए इतना तो हमें समझ में आ गया कि सर अगर ए से स्टार्ट हो रहा हो तो ए पे एंड करवा दीजिए, या बी से स्टार्ट हो रहा हो तो बी पे एंड करवा दीजिए, ऐसा ही है? सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग इसके अंदर क्या है? इस लैंग्वेज का सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग क्या है? ए बी, तो उसको भी अलग से लिख लीजिए, प्लस ए प्लस बी, प्लस ए प्लस बी। और कोई स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग है? एप्सिलॉन भी आएगा ना इसके अंदर? इसके अंदर एप्सिलॉन भी आता है ना? इस लैंग्वेज के स्ट्रिंग के अंदर एप्सिलॉन भी आता है, तो एप्सिलॉन भी लिख दीजिए अलग से। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना था, ये 5 प्लस को लगा दिए 4 प्लस। आपके क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट यही है कि आपको 4 लगाने पड़ेंगे, या तो ए ले लें या बी ले लें या एप्सिलॉन ले लें, या अगर ये लेंगे तो ये बी से स्टार्ट हो रहा है बी पे एंड हो रहा है, या ए ले रहे हैं तो ए से स्टार्ट हो रहा है ए पे एंड हो रहा है। इसके अलावा 5वीं कोई चीज नहीं है। इज इट क्लियर? और अगर डिफरेंट सिंबल के लिए बात करें तो डिफरेंट सिंबल के लिए सिर्फ ये होगी रेगुलर एक्सप्रेशन। इसमें कोई ए नहीं आएगा इंडिविजुअल, कोई बी नहीं आएगा और कोई एप्सिलॉन नहीं आएगा। ये सारे क्वेश्चन उम्मीद करता हूं कि आपकी समझ में आ रहे होंगे। अब अगर आपसे कहा जाए वही जो आपने भी थोड़ी देर पहले एनएफए के सवाल किए थे, याद होगा इफ यू रिमेंबर, एनएफए के जो सवाल आपने किए थे कि सेकंड लास्ट सिंबल और ये वो, तो देखिए कितना आसान है उसकी रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना। ठीक है, आपने कहा सर ये तो बड़ा आसान हो गया। अपने सेकंड सिंबल फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड इज इट, सेकंड सिंबल तो आपने सर ये देखें ए प्लस बी, ए हाँ भाई, हाँ बेटा आ सकता है, लेकिन आपको मैंने डीए से पढ़ाती हुई एक बात बताई थी दानियाल, कि देखिए अगर हम ए बी सी लेंगे तो हमें हर स्टेट पर सी की भी ट्रांजिशन दिखानी पड़ेगी, तो इसका मतलब हमारी ट्रांजिशन ज्यादा हो जाएंगी, हमारा कॉम्प्लेक्स ग्राफ हो जाएगा ट्रांजिशन ग्राफ। हम बोर्ड पे उसको समझाते हुए आपको प्रॉब्लम होगी, ट्रांजिशन टेबल कंप्लीट, मतलब हर स्टेट पे ए की भी ट्रांजिशन करूंगा, बी की भी करूंगा, सी की भी करूंगा, तो हमें ना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। समझना नहीं, उसको डिजाइन करना। अब मेरी बात समझ रहे हैं? अगर मैं आपसे कहूं ए से लेके जेड तक, तो अगर आप ए पे समझ रहे हैं ना वो चीज, तो आप जेड पे भी समझ जाएंगे। आपने बोला सर स्टार्ट भी दे, अब स्टार्ट भी दे हो रहा है। अब अगर बोलूं ए के अलावा, आपने बोला सर बी है, बी को डेड स्टेट पे ले आए, फिर आपको सी को भी डेड स्टेट पे दिखाना पड़ेगा, डी को भी, ई को भी, एफ को भी, जी को भी, जेड तक। तो आपके पास ना बहुत सारे अल्फाबेट जाएंगे। लेकिन इस चीज से बचने के लिए मैं ए कॉमा बी या 0,1 पे काम कर रहा होता हूँ। प्रैक्टिकली आपको सब पे काम करना होता है, क्योंकि वो कोडिंग होती है, तो कोडिंग में तो आप रिपीटिशन करते हैं। यहाँ पर हमें ना दिखाना पड़ेगा, फर्स्ट करेंगे स्टेट है ए, और मुझे इस पे स्मॉल ए भी दिखाना है, बी भी दिखाना है, सी भी दिखाना है, जहां जा रहे हैं ये तो मसला बात में है ना, डी भी दिखाना है, ई एंड एंड सो ऑन। ये सारे मैं बनाऊंगा तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज हो जाएगी, और ये एक स्टेट पे नहीं है, ये सब स्टेट पे बनानी पड़ेंगे। समझ में आ गई मेरी बात? फिर ट्रांजिशन टेबल बनाऊंगा तो ट्रांजिशन टेबल कैसा होगा, वो ऐसा हो जाएगा कि ये जा रहा है ए एंड जेड, तो ये थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, और कोई मसला नहीं है। ठीक है, सब होते हैं, ए बी थोड़ी होता है, सभी होता है उसके अंदर। अच्छा जी, मुझे बताइए समझ में आया? सेकंड सिंबल फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, तो देखिए फर्स्ट सिंबल सर कुछ भी हो सकता है, सेकंड स्पेसिफिकली ए लिखा है और उसके बाद लास्ट वाले कुछ भी हो सकते हैं, उस पर क्लोजर लगा दिया। ये बात समझ में आ गई?
अच्छा जी, अब वो करते हैं जिसका हमने याद है डे पे बनाया था, बड़ा मुश्किल लग रहा था हमें। सेकंड सिंबल फ्रॉम राइट हैंड साइड। तो मैं आपको एक कंक्लूजन की तरफ लेके जा रहा हूँ, टॉपिक अभी खत्म नहीं हुआ, एक दो सवाल और है, लेकिन एक कंक्लूजन की तरफ लेके जाना चाह रहा हूँ। क्लोजर में एप्सिलॉन भी होता है, लिखने की जरूरत नहीं है। अगर मैं लिखूँ a प्लस बी प्लस एप्सिलॉन का होल क्लोजर, तो सेम मीनिंग है। मतलब देखें, फालतू में एक काम नहीं करेंगे हम। इसका मतलब है एप्सिलॉन का क्लोजर, तो आप यही लिख लें, एक ही बात है। देखिए, एप्सिलॉन का क्लोजर इज इक्वल टू एप्सिलॉन, जितने एप्सिलॉन आ जाए वो एप्सिलॉन के बराबर है। सही है मार। अब ये देखिए, आपने बोला सर सेकंड सिंबल फ्रॉम राइट हैंड साइड इज इट, तो राइट हैंड साइड इसका मतलब है लास्ट क्या होना चाहिए, कुछ भी होना चाहिए। तो सेकंड लास्ट जो है सर वो क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए, और स्टार्ट में जो है सर कुछ भी आ जाए। क्लियर हो गई बात। अब देखिए कितनी आराम से आपने रेगुलर एक्सप्रेशन लिख ली। अब अगर हम थोड़ा सा कनेक्ट करें, अगर मैं डायरेक्ट डीएफए बनाऊं मुश्किल है, एनएफए बनाया वो इसके मुकाबले में थोड़ा सा टाइम ले रहा था, लेकिन रेगुलर एक्सप्रेशन मैंने कितनी जल्दी लिख ली। अगर मेरी प्रैक्टिस है तो, डेफिनेटली मेरी प्रैक्टिस है तो, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, जर्नल बात कर रहा हूँ, ठीक है। जिस स्टूडेंट की प्रैक्टिस है एक आध हफ्ते के बाद इंशाल्लाह, तो वो जल्दी लिख रहा है। तो देखिए कनेक्शन देखें, सबसे आसान क्या चीज हुई फिर, रेगुलर एक्सप्रेशन, फिर क्या हुई एनएफए, फिर क्या हुई डीएफए। समझ में आ गई बात। और ज्यादा रिलैक्सेशन हो रही है। देखिए अब मैं इसको थर्ड कर दूं अगर, तो वो याद है आपने 4 फाइनल स्टेट बनाई थी कन्वर्जन में, रेगुलर एक्सप्रेशन की होगी। थर्ड सिंबल फ्रॉम राइट हैंड साइड शुड बी है। अब अगर आप मैं डैनियल की बात को मजीद एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ऑल्दो कि आपको समझ में आ गई थी। मुझसे पूछ रहे थे सी क्यों नहीं होता। अब देखिए मैं लिखूंगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, यहाँ तो ये जगह नहीं बचेगी, और कोई बात नहीं। क्लियर। तो बस इसलिए मैंने हमेशा से ए और बी पर हूँ। तो देखिए कितनी आराम से आपने थर्ड सिंबल फ्रॉम राइट हैंड साइड इज, आपने कितनी आराम से रेगुलर एक्सप्रेशन लिख ली। अब अगर आप इस रेगुलर एक्सप्रेशन को कन्वर्ट करना चाहें एनएफए में कर सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा बाद में। तो आपका जो कनेक्शन होता है ना बेटा, ऐसे होता है। ये देखें, आप बनाते हैं सबसे पहले रेगुलर एक्सप्रेशन, आप उसको कन्वर्ट करते हैं एनएफए में, फिर उसको कन्वर्ट करते हैं डीएफए में। सबसे पहले रेगुलर एक्सप्रेशन, फिर एनएफए, फिर डीएफए। रेगुलर एक्सप्रेशन से एनएफए में कन्वर्ट करना आसान है, एनएफए से डीएफए में कन्वर्ट करना आसान है। इज इट क्लियर। कोई सवाल है यहाँ तक। जी सवाल बताइए क्या लिखा हुआ है। नो टू एज कैन कम टूगेदर। नो टू एज कैन कम टूगेदर। दो ए एक साथ नहीं आ सकते। इसका मतलब क्या है कि सर बी आ सकते हैं एक साथ, बहुत सारे भी आ सकते हैं, लेकिन दो ए एक साथ नहीं आ सकते। जब भी ए आएगा तो उसके बाद बी आ सकता है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। जब भी ए आएगा उसके बाद क्या आ सकता है, बी आ सकता है, ऐसा ही है। तो अगर मैं इसके पहले स्ट्रिंग लिख लूं तो आप बोलेंगे सर सबसे पहले तो बताइए एप्सिलॉन इसमें है या नहीं है। फिर ए भी इसमें है, बी भी है, फिर सर ए बी 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 ए भी है, बी ए बी 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 ए बी भी है। एंड जब भी ए आएगा तो सर या तो वो आखिरी ए होगा या उसके बाद बी आएगा। सिर्फ बी, सिर्फ ए आ सकता है, लेकिन दो ए एक साथ नहीं आ सकते। ये बात समझ में आ गई। अब शहरियार ने एक रेगुलर एक्सप्रेशन लिख के दी, पहले उसकी बात कर लेते हैं कि भाई ये गलत क्यों है।
देखिए कोई चीज गलत होती है ना तो हम ये कोशिश करते हैं कि उसको गलत करने के लिए हम ये करते हैं कि कोई ऐसे स्ट्रिंग बना लेते हैं जो उस लैंग्वेज में नहीं आना चाहिए, या कोई ऐसा स्ट्रिंग जो आना चाहिए और ना बने। अब मुझे बताइए जो इन्होंने रेगुलर एक्सप्रेशन लिखी है, एप्सिलॉन के अलावा बेटा एक और गलती है इसमें। अगर मैं इनकी रेगुलर एक्सप्रेशन जो कि आप लोगों को दिख रही होगी, यहां से कुछ नहीं ले रहा, यहां से कुछ नहीं ले रहा, दो एक साथ आ गए, ठीक है, दो एक साथ आ गए। चले, अच्छा जी, अब आ जाते हैं आगे। सर तो आपने बोला कि हमें जो है, हमें लाजमी ना, हमें लाजमी क्या चाहिए। अब इस क्वेश्चन की दो तरह की रिक्वायरमेंट है बेटा। एक रिक्वायरमेंट क्या है कि सर हो सकता है आपका स्ट्रिंग ए से स्टार्ट होता हो सकता है आपका स्ट्रिंग बी से स्टार्ट होता है, ऐसे ही है ना। हो सकता है आपका स्ट्रिंग ए से स्टार्ट होता हो सकता है आपका स्ट्रिंग डी से स्टार्ट होता, ऐसे ही है ना भाई। इस स्ट्रिंग के अंदर भी दो तरह की रिक्वायरमेंट हो सकती है ना, कि हो सकता है कुछ स्ट्रिंग ए से स्टार्ट हो रहे हो, कुछ स्ट्रिंग बी से स्टार्ट हो रहे हो। हमने पहले ए वाले की बात कर लिया, तो देखिए अगर ए आ गया है तो सिर्फ वो सिंगल भी हो सकता है, लेकिन अगर उसके बाद कोई चीज आ रही है तो वो इस तरह से आए कि उसमें मजीद देना है। तो ये देखें मैंने लिख दिया सर ए के बाद बी, और अगर बी आ गया है तो उसके बाद ए। पहले इतना सा समझ लें, बाहर वाला ए क्या बता रहा है कि भाई ए आ रहा है, मैं भी सिर्फ एक एंगल की बात कर रहा हूं कि जिसमें ए से स्टार्ट हो रहा है। अभी मैं इसको प्लस करके कुछ और भी लिखूंगा, तो बाहर वाला ए ये बता रहा है ए तो फिक्स हो गया। अंदर वाला बी ये बता रहा है कि भाई उस पर क्लोजर लगा हुआ है, तो ये बी आप 50 दफा भी पिक कर लें तो दो ए एक साथ नहीं आए। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर। अब अगर मैं ये बी ए देखूं, तो जब भी अगर इस ब्रैकेट में से मैं बी ए पिक करूंगा तो बी के साथ फौरन क्या पिक कर रहा हूं, ए। तो बी ए, अब अगर मैं दो दफा बी ए पिक कर लूं तो दोनों ए अलग हो गए, दोनों ए अलग हो गए। और थोड़ा समझते हैं इसको, ये देखें मैंने यहां से ए पिक किया, फिर मैं 5 दफा ये ब्रैकेट पिक कर रहा हूं, दो दफा मैंने ये पिक कर लिया, फिर मैं इधर आया तो मैंने एक दफा ये पिक किया, फिर एक दफा ये पिक कर लिया, फिर एक दफा ये पिक कर लिया। देख रहे आप, जब भी बी आ रहा है वो अपने साथ ए को लेके आ रहा है, ए अलग नहीं है। क्योंकि अगर ए अलग होता, अगर ए अलग होता तो ए हो सकता है दो दफा आ जाते एक साथ। तो बी मेक श्योर कर रहा है कि मेरे पास ए आए, और अगर सिंगल बी चाहिए तो वहां से ले लो। इज इट क्लियर। क्योंकि हमारे क्वेश्चन में दो ए एक साथ नहीं आ सकते, तो हमने इसको अलग ही कर लिया। अब मुझे बताइए अगर स्ट्रिंग बी से स्टार्ट हो रहा हो तो क्या करना चाहिए। अगर सिर्फ बी से स्टार्ट हो रहा हो स्ट्रिंग तो क्या करना चाहिए, यही चीज कॉपी कर दें विदाउट ए, यही चीज कॉपी कर दी विदाउट ए, कि भाई अगर शुरू में ए नहीं है तो बी तो यहां से आ ही रहा है, ठीक है। अब आप जाहिर सी बात है आप थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं, तो अब आप कोशिश कीजिए कोई ऐसा स्ट्रिंग बनाने की जो नहीं बनना चाहिए और ये बना रहा है, जो नहीं बनना चाहिए और ये रेगुलर एक्सप्रेशन उसको डिजाइन कर रही हो। कोशिश कर लीजिए, वैसे तो नहीं बनेगा लेकिन फिर भी अगर आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन होती है तो उसे ऐसे ही दूर करते हैं कि आप कोई ऐसा स्ट्रिंग बनाने की कोशिश करते हैं जो इससे नहीं बन रहा, बनना चाहिए और नहीं बन रहा, या नहीं बनना चाहिए और बन रहा है। एप्सिलॉन, एप्सिलॉन यहां से बनाना है, सही है। एनी अदर, एनी अदर जो नहीं बन रहा हो आपके ख्याल में। सही है, अच्छा जी। ऐसा ही है,
एनी नंबर ऑफ ए फॉलोड बाय एनी नंबर ऑफ बी फॉलोड बाय एनी नंबर ऑफ सी। तो ये देखें, अब ये ऑर्डर वाला क्वेश्चन आ गया, एनी नंबर, ये इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन है। पहले ए आएंगे, फिर बी आएंगे, फिर सी आएंगे। कितनी दफा सर? एनी नंबर ऑफ। अब ये इसमें प्लस प्लस नहीं आएगा, ये ऑर्डर वाला क्वेश्चन है। ऑर्डर वाले क्वेश्चन में आपको पता है ये क्या होता है कि पहले जो चीज लिखी होती है वो चीज पहले आती है, बाद वाली चीज। तो ये ऑर्डर है। इज इट क्लियर? जी मेरे ख्याल से क्विज दिया था मैंने। बताइए, शाबाश। जी, build an FA that accepts only those words that do not end with DFA। अब देखिए इन्होंने FA बोला आपको, तो अब आपके दिमाग में ना DFA की टेंशन नहीं है। अब फाइनाइट ऑटोमेटा बना दीजिए NFA का। अब NFA बनाने के लिए आपने क्या बोला? फिर देखेंगे ये फाइनल स्टेट है। अब ना मैं अब बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि अब जो है आप इसको समझ सकते हैं। तो आपने बोला सर डू नॉट एंड विद BA, तो इसका मतलब है अगर मैं 4 कॉम्बिनेशन बनाऊं तो ये 4 कॉम्बिनेशन होते हैं, ऐसा ही है। 2 अल्फाबेट के 4 कॉम्बिनेशन होते हैं, तो ये भी एक्सेप्ट हो जाए, ये भी एक्सेप्ट हो जाए, ये रिजेक्ट हो जाए, ये एक्सेप्ट हो जाए, ऐसा है। मैं इसको आपको दोनों तरीकों से समझा रहा हूं। सबसे पहले आप आइए इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन लिखिए। आपने कहा सर देखिए शुरू में कुछ भी आए, आखिर में जो है सर देखिए ये आना चाहिए, या तो AA या BB या AB। समझ में आ गई बात? अब समझना आसान हुआ या उस वक्त समझाता ज्यादा आसान होता? तो देखिए इसमें BA नहीं है, खत्म हो गई बात। अब आप मुझे बताइए, इतना अगर आपको समझ में आ गया है तो मेरे ख्याल से कोई भी मसला नहीं है। आप इसका NFA भी बना लेंगे, DFA भी बना लेंगे। अब अगर इसका NFA हम बनाए तो NFA में सर आप ये कह रहे हैं देखिए तो शुरू में कुछ भी आए सर, लास्ट के 2 कैरेक्टर हमारी मर्जी के होने चाहिए। देखें ए नहीं बेटा मिटा रहा हूं, AB भी होना चाहिए। इससे AA और AB एक्सेप्ट हो जाएगा? मुझे बताइए इससे AA और AB एक्सेप्ट हो जाएगा? और क्या रहता है? क्या रहता है? BB। अब वो चाहे तो आप ऐसे बना लें, देखें चाहे तो आप वो ऐसे बना लें, आपको ना यहाँ पर मल्टीपल ट्रांजिशन का मना नहीं किया था किसी ने। आप चाहे तो ऐसे बना लें और चाहे तो आप क्या करें, ये समझ में आ गया BB, और चाहे तो आप अलग से एक फाइनल स्टेट बना लें। मतलब अगर आपको लगता है ये इन एवरी केस आप NFA में सही काम कर रहे हैं। आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप सबके लिए अलग अलग फाइनल बनाइए। A हो गया, BB हो गया। अब बोला सर A एंड B, ये एक और फाइनल स्टेट बना लिया आपने, F और G। सब NFA नहीं सही है, ये सब NFA सही है। गिवन दैट कि आपको NFA बोला हुआ। अब आप क्या करेंगे, आपको पता है सर NFA टू DFA का एल्गोरिथम है, वो मैं लगा के बिल्कुल। अब NFA टू DFA का एल्गोरिथम आपको सिखा दिया गया है। अब आप क्या करें, आप जितना भी कॉम्प्लिकेटेड बन रहा है बना। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? शुक्रिया। अच्छा एक चीज और देख लीजिए, वो ये कि मैं वो आप इस कोर्स में नहीं पढ़ते बेटा, लेकिन वो एक चीज देख लीजिए, ये देखें
आपने बनाई रेगुलर एक्सप्रेशन, आपने बनाया एनएफए, आपने बनाया उसको कन्वर्ट करके डीएफए। आप इसमें सिर्फ कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। आप डायरेक्ट ये बना लें, आप इतना एक्सपर्ट है, आप डायरेक्ट ये बना लें, आप इतना एक्सपर्ट है, आप नहीं भी एक्सपर्ट तो आप ये बना के ये कन्वर्ट कर लें। ये कन्वर्ट मैं आपको सिखाऊंगा, ये रेगुलर एक्सप्रेशन को एनएफए में कन्वर्ट करना नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा। मैं जो बताना चाह रहा था, ये बताना चाह रहा था कि फर्ज कर लीजिए अभी मैंने एनएफए 3 तरह से बना के दिखाया, ऐसा ही है ना? थोड़ी देर पहले मैंने आपको एनएफए 3 तरीके से बना के दिखाया, ठीक है बेटा? 3 तरह से मैंने आपको एनएफए बनाना सिखाया। मेरी ये बात को खत्म करने दीजिए, फिर ये मीटिंग एंड होगी तो फिर हम अटेंडेंस ही लेंगे उसके बाद। मैंने आपको 3 तरह से एनएफए बनाना सिखाया। इट माइट बी पॉसिबल, फर्स्ट करें एक एनएफए में थी 1 2 3 4 5 4 स्टेट्स, एक दूसरे एनएफए में थी 5 स्टेट और तीसरे में थी 6 स्टेट, 6 7, ठीक है? एक में 4 थी, एक में 5 थी, एक में 7 थी, ऐसा ही है? मतलब एक में 6 थी, वट एवर द नंबर, ये सारे एनएफए सही काम कर रहे थे। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको मिटा के जो दिखाए थे, एग्री? सारे एनएफए सही काम कर रहे थे? जल्दी से बताइए कि सारे एनएफए सही काम कर रहे थे ना? अब एक स्टूडेंट ये वाला एनएफए कंटिन्यू करता है, एक स्टूडेंट ये वाला एनएफए कंटिन्यू करता है, एक स्टूडेंट ये वाला एनएफए, डीएफए में कन्वर्ट कर रहे हैं सब लोग। अब ये जो 4 स्टेट वाला स्टूडेंट है ना, ये जब एनएफए कंप्लीट करता है तो उसकी बनती है 7 स्टेट। ऐसी रैंडम नंबर ले रहा हूं मैं, ये 6 वाला बनाता है तो 9 बनती है, और ये 7 वाला बनाता है तो 12 बनती है। ये डीएफए बन के आ जाते हैं। अब 7 वाला कहता है भाई मेरा डीएफए अच्छा है, डेफिनेटली उसने कम स्टेट यूज किए, लेकिन उसकी गलती नहीं है क्योंकि उसको एनएफए अच्छा मिला था। 9 वाले की गलती नहीं है, उसको एनएफए अच्छा नहीं मिला, 12 वाले की गलती नहीं है। ये तीनों डीएफए भी सही काम कर रहे हैं, लेकिन वही वाली बात जो मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि ये मिनिमल नहीं है। मिनिमल कौन सा है? 7 वाला। तो ये एक आखिरी फेज होता है डीएफए का। डीएफए के बाद एक और फेज आता है, वो कहलाता है मिनिमाइजेशन ऑफ डीएफए, जो कि इस कोर्स में हम नहीं पढ़ते, हम पढ़ते हैं कंपाइलर में। मिनिमाइजेशन ऑफ डीएफए, ये भी एक एल्गोरिथम है, मिनिमाइजेशन ऑफ डीएफए। मिनिमाइजेशन ऑफ डीएफए जब आप किसी भी डीएफए में लगाते हैं तो उसमें अगर कोई फालतू स्टेट्स होती हैं तो वो उसको मिनिमाइज कर देता, खत्म कर देता। जरूरी नहीं है हो, अगर हैं तो वो उसको रेलिवेंट स्टेट्स को खुद ब खुद खत्म कर देता है। कैसे करता है? तो पूरा एक एल्गोरिथम है जो कि आपको समझ में आ जाएगा। तो मेरा पॉइंट यहाँ पर ये है कि आपको जो एनएफए मिल रहा है आप उसी का डीएफए बनाएंगे। तो एक स्टूडेंट का एनएफए ज्यादा अच्छा नहीं है तो उसका डीएफए में ज्यादा स्टेट्स होंगी, बिल्कुल। तो ये वही वाला कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। ये पॉइंट समझ में आ गया? मैंने अलग अलग एनएफए इसीलिए बना के दिखाए थे ताकि मैं इस पॉइंट को समझा सकूं।